आप तमाम लोगों का दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर से एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं। याद हो आपको, दिल्ली के ये तमाम जो मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं वो इमाम जो मस्जिदों में बवक्त 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं, बच्चों को तालीम कुरान की और इल्म दीन सिखाते हैं। ये लोग पिछले 16-17 महीनों से लगातार अपनी तनख्वाहों को अपने वजीफ़ों के लिए यहाँ पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। इनकी ना तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के किसी अधिकारी ने सुनी, ना दिल्ली सरकार ने सुनी, और पिछले 7 साल से जो चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह खान बने हुए हैं उन्होंने भी उनकी एक ना सुनी। हालांकि 7 साल के कार्यकाल में 2019 में इन लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। उस इजाफे के बाद इन लोगों को तनख्वाह बीच बीच में मिलती रही, लेकिन लगभग पिछले 1.5 साल से इन लोगों को तनख्वाह के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। अलम ये हो गया, हम आपको लगातार दिखाते रहे कि ये तमाम आइम्मा हजरात लगातार परेशान रहे, बीमारियों से अपने घरों में तमाम मसाइल को झेलते रहे, बच्चों की पढ़ाई, रहना, खाना और राजधानी दिल्ली में अपना जीना गुजर बरना कितना मुश्किल है, उन तमाम चीज़ों में भी बगैर तनख्वाहों के करते रहे। आज 26 अगस्त है और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हाल ही में 2-3 दिन पहले उनका जो जाकिर खान चेयरमैन थे उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, और आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, उनका कार्यकाल भी ख़त्म होने जा रहा है। जो पहले तख्त नशी थे वो आगे ना होंगे, जो अब तख्त नशी हैं वो फिर कल ना होंगे, इस तरह की बात की जाती है। इन इमामों के गुस्से की बात अगर मैं करूं तो बहुत पुरानी है, और इन लोगों का जो मुज़ाकरा है वो भी बहुत पहले से लगातार चला आ रहा है। ये लोग लगातार मुसलसल अपनी तनख्वाहों को लेकर, अपने वजीफ़ों को लेकर लगातार ये बात करते रहे हैं और डिमांड करते रहे हैं कि हमारा वजीफ़ा जो है वो हमें दे दिया जाए। मैं फ़िलहाल अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, और आज ये इमाम जो यहाँ पहुँचे हैं इनका ये मानना था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का आज आखिरी दिन है बोर्ड में रहते हुए, उनके इस कार्यकाल में उनको ईडी कोई चीज़ आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के सामने कोई चीज़ पेश करें। ये तमाम इमाम जो पिछले 16-17 महीनों से लगातार यहाँ आते रहे हैं, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बुजुर्ग हैं, किसी की उम्र 50 साल 60 साल, बीमारी में, बच्चों की शादियों में, ईद हो या फिर बकरीद हो, कोई भी त्यौहार हो, मस्जिदों में रहकर नमाज पढ़ाते हैं। ना उम्र को देखते हैं, ना अपने बच्चों को, ना परिवार को, बल्कि जो काम इनको मिला है उस पर मुसलसल पूरी तरह से कायम रहते हैं। तमाम ज़ारो कतार खड़े हैं, और आज जो ये एक नात यहाँ लिखकर ये तमाम आइम्मा हजरात यहाँ पहुँचे हैं, उसकी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, उसका जो कंटेंट है अगर वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं और समझाने की कोशिश करूं, ये नज़्म वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब के नाम 7 साल के उनके इस पूरे जो कार्यकाल रहा, जिसमें ACB, ED, CBI तमाम जांचों के घेरे में वो आए और तमाम तरह के इल्ज़ामात लगे, तमाम तरह की कोताहियाँ बरा। तुझको भारी इमामों की तनख्वाहें हो गईं, अमानत खां अपने ईमान की जाँच कीजिए, जाइए अवाम को जवाब दीजिए। ये नज़्म ये तमाम आइम्मा हजरात, तमाम इमाम आज यहाँ लेकर पहुँचे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौलाना महफूज रहमान खड़े हैं। मौलाना, आज ये नात लिखने की, क्या नज़म लिखने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, और आप तो जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर, जिन पर आप लगातार आरोप लगाते रहे, प्रत्यारोप लगाते रहे कि वो आपकी तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, आज इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। आरोप नहीं, हकीकत ये है कि जब से अमानत खान यहाँ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, हाँ। तब से वक्फ बोर्ड की बर्बादी होती चली गई है। हाँ। हम लोग उनको बार बार मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट किया कि वक्फ बोर्ड को इस तरह बर्बाद मत कीजिए। हाँ। जिस तरह आप अपने रिश्तेदारों को, एज ए कारी को, वोटर को, सपोर्टर को वक्फ बोर्ड में भरते जा रहे हैं और इमामों के तनख्वाह रोके हुए हैं, बेवाओं को वजीफे नहीं दे रहे हैं, इस तरह आप मत कीजिए। हाँ। वक्फ बोर्ड को सही तरीके से चलाइए। आपका ताल्लुक में ताल और मेल CO से नहीं रहता है, आपका तालमेल मेम्बरान से नहीं रहता है, सबसे लाताल्लुक़ी आपने कायम कर रखा है, सबको वक्फ बोर्ड से बेदखल कर रखा है, सिर्फ अपने ऐसे क़रीब को, अपने ख़ास रिश्तेदारों को आपने वक्फ बोर्ड में भर रखा है, जबकि वक्फ की आमदनी से इतनी आमदनी वक्फ की कि इमामों को तनख्वाह दी जा सकती है। जब से चेयरमैन आए कभी इमामों को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिली है, हमेशा इमाम को परेशान किया है, इमामों का नज़रअंदाज किया है। आज इमाम, आज सुनिए मैं बैठता हूँ, इमाम लोग आज इसलिए आए हैं, आज उनके कार्यकाल मुकम्मल हो रहा है, 26 आज अगस्त है,
इनके पूरा दिन मुकम्मल हो चुका है। अब इनकी मुद्दत पूरी है, इंतजामिया की मुद्दत पूरी है। अब इसके बाद 2 साल कोई चेयरमैन आएगा, लेकिन हम लोग इस उम्मीद में थे कि ये चेयरमैन जाते जाते कम से कम तनख्वाह दे देगा। 16 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, हम लोग बार बार आकर रिक्वेस्ट किया, इन्होंने हम लोग को तनख्वाह देने की कभी जहमत न की। मैं बताऊं कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो स्टाफ है, पुराने स्टाफ को भी तनख्वाह मिल गई, उनके नए स्टाफ हैं, नए स्टाफ जबकि 10-15 किन लोगों को तनख्वाह मिल गई? कर्मचारियों को और वक्फ बोर्ड के मुलाजिमों को? की मुलाजिम जो अभी कहाँ उन लोगों को तनख्वाह मिली है? मिल चुकी है तनख्वाह। कब मिली है? हमारे 16 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, उनकी 5 महीने की थी, उनकी वो भी मिल चुकी है, सबकी तनख्वाह मिल चुकी है। आप लोगों की यानी 16 महीने से जो लोग लगातार मांग कर रहे हैं 17 महीने से, उनकी तनख्वाहें नहीं दी गई और जिनकी मुलाजिमों की तनख्वाहें वो दे दी गई। हालांकि वक्फ की आमदनी से इमामों का हक था, मस्जिदों से आप आमदनी कर रहे हैं, औकाफ की ज्यादातर मस्जिदों की प्रॉपर्टी में है, मस्जिदों की दुकान है, उन मस्जिदों की दुकानों से आप आमदनी करके अपने स्टाफ को तनख्वाह दे रहे हैं, जो इनके खास तौर से इनके सब करीबी हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड को हाईजैक कर रखा है, पुराने स्टाफ को अलग करके विकास भवन 2 में रख दिया है और वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से हाईजैक कर रखा है। और मुझे अंदेशा है कि वक्फ बोर्ड की जितनी फाइल हैं, दस्तावेज हैं, ये चेयरमैन ने गायब कर दिया आपसे। इसी वजह से 123 प्रॉपर्टी बर्बाद हो चुकी। 123 प्रॉपर्टी बर्बाद यूं हुई, इनको वक्त दिया गया 4 महीने का। कौन सी फाइलें गायब करने की आप बात कर रहे हैं? हाल ही में सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया 2 मरतबा। अमानतुल्लाह खान वो खुद यहाँ बोर्ड में काफी 3 मरतबा, माफ कीजिएगा, एक बार वो दूसरे चेयरमैन, यही चेयरमैन थे, उसी वक्त इनको किया गया। सेक्शन ऑफिसर को बर्खास्त किया गया, वो मेंबरान जवाब देंगे, सीओ जवाब देंगे, तो वो स्टाफ का मामला है, इसके मामले में हम कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन हम आइम्मा अपनी परेशानी को लेकर आए हैं और वक्फ बोर्ड को बर्बादी का जो असबाब मुहैया किया है, ये मौजूदा चेयरमैन ने किया है। 70 साल में कभी वक्फ बोर्ड इतना बर्बाद। आज मौजूदा चेयरमैन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, आज इनकी रवानगी के आदाब हो रहे हैं यहाँ से, तो उनके क्या आदाब बताने के लिए आए हैं? क्या किस लिए पहुँचे हैं आप? जाते जाते मैं कह रहा हूँ कि अलविदा अहमतुल्लाह, अलविदा, तूने इमाम को बर्बाद कर दी, अलविदा, इनके बच्चों की तालीम बर्बाद कर दी, अलविदा, ए अमानत जा, अलविदा, अलविदा, अब कभी मत आना, अलविदा, अलविदा, ए अमानत खा, अलविदा, ए अखलाक के विधायक, अलविदा, तूने खोखला कर दिया वक्फ बोर्ड को। नहीं, ये तो ना तो ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि अमानत जा रहे हैं? अब नया बोर्ड बना तो उसमें भी तो किसी विधायक को मेंबर बनाया जाएगा, क्या मालूम कि उसमें अमानतुल्लाह खान को ही वापस बनाया जाए? नहीं, हम लोग की पुरजोर कोशिश होगी कि ये आ नहीं सकते, आएंगे, इसके खिलाफ हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, इन्होंने जाते जाते एक गड़बड़ ये कर दी है कि आरिफ के जरिए मुकदमा करवा दिया, हालांकि आरिफ को कोई हक नहीं है मुकदमा करने का, वो इमामों के साथ नहीं है, इमाम रिप्रेजेंट नहीं करता, इमामों का कोई लेन देन उससे है नहीं। लेकिन कारी आरिफ तो याद हो आपको, एक मरतबा आपके साथ में कांधे से कांधा मिलाकर खड़े थे, जब हम भी सवाल पूछ रहे थे आपने उनकी बात को माना था। वो तो कह रहे हैं कि इमामों की तरफ से मैं कोर्ट गया हूँ। नहीं, कारिफ आरिफ हम हमेशा कभी नहीं रहे हमारे साथ, तो हमारे मुखालिफ रहा है। और देखिए, हम लोग जो लड़ रहे हैं 2021 से, डिवीजन कमिश्नर को हमने लेटर दिया है, अगर मुकदमा करना हो तो हमें करना होता है, ठीक है। हमने सीएम को लेटर दिया है ना, और एसडीएम को लेटर दिया है, और सीओ को, सबको हमने लेटर दिया है और सबसे बात की है तकरीबन। और मैं मैट्रिक कमीशन के चेयरमैन जो है जाकिर खान, उनको मैंने, लेकिन वो भी चले गए, उनका भी खत्म हो गया पूरा मामला। लेटर दिया, जाकिर खान है नहीं, वो भी माइनॉरिटी खान जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, उनके भी रवानगी हो चुकी है, अब उनकी जगह भी कोई और नए माइनॉरिटी चेयरमैन आएंगे। उन्होंने मुझे यह बताया कि जहाँ तक ये है कि जो अइम्मा वक्फ बोर्ड हैं, पुराने स्टाफ हैं, इनका मामला तकरीबन हल है। एक सरदार जी थे, काफी मोटे लहीम थे, उन्होंने साफ कमेटी कमीशन में बैठ कर हम लोगों के सामने जो वक्फ का इमाम है उनका मामला हल है, लेकिन उन्होंने हमारे मामला को हल है तो तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? कर दिया। हल है तो तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? तनख्वाह मिल जाती, सिर्फ इस बात का इंतजार था कि जो भ्रष्ट और यहाँ पर चेयरमैन है, इनके जाने के बाद अमानत, असल से अमानत नहीं, खयानत है। तो ऐसे खयानत के हाथ में कैसे पैसे दिया जाए? अब आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह मिल गई, आप लोगों को नहीं दी गई। जी, आरोप बिल्कुल, आरोप नहीं, हकीकत है। कर्मचारियों को तनख्वाह मिल चुकी है, आखिर इन्हीं के साइन से मिले। यानी जाते जाते जिनको उनका करीबी कहा जा रहा है उन लोगों को तनख्वाह देगा। उनके सब लोग हैं, सब अखलाक के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, यहाँ पर सब भरे हुए हैं। दूसरी बात, 10-15 स्टाफ की जरूरत थी, इन्होंने 180 स्टाफ रख लिया। उसी 180 इतना बड़ा सरकारी अमला है, इतना बड़ा सरकारी अमला है, पूरी दिल्ली में 80% सड़कें, माफ कीजिएगा सड़कें कह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज दिल्ली वक्फ बोर्ड की हैं, तो अमले की तो जाहिर बात है जरूरत पड़ेगी। अमले की जरूरत, अमले ने काम क्या किया? अगर अमला कुछ काम करता तनख्वाह मिलती ना, आमदनी क्यों नहीं किया? प्रॉपर्टी के अगर वो कहते किराएदारी करते
तो क्यों नहीं किया? दूसरी बात मैं बताऊं कि वक्फ के बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है हाँ। और कोई बेचता है और उसकी पर्ची चेंज होती है हाँ। तो उसको मतलब चेक के जरिए से पैसा दिया जाता है। हाँ। 30% वक्फ बोर्ड लेता है। अगर कोई 10 लाख में बेचा तो 30% वक्फ बोर्ड को देना पड़ता है, 30%। हाँ। तो इन्होंने बराह रास्त नकद कैश में पैसे लिया है और उन्होंने चेक के जरिए पैसे नहीं लिया। हाँ। अगर वो पैसा गया कहाँ से? हाँ। इतनी प्रॉपर्टियाँ की हमने अपनी पर्ची चेंज की है, नकद पैसे क्यों लिया? हाँ। आप चेक के जरिए लेते, वक्फ बोर्ड के खाते में लेते। और एक बात ये भी वाज़ेह कर दूं कि वक्फ बोर्ड के खाते से जब भी रुपए निकला है तो सीईओ और चेयरमैन के साइन से निकला है। हाँ। इन्होंने घपला घोटाला ये कर दिया कि मेंबरान को अपने अपने अपनी तरफ ले करके वक्फ बोर्ड के खाते से सारा पैसा निकाल लिया। वक्फ हाँ। बोर्ड में के खाते से वहाँ पैसा निकाल के ख़त्म कर दिया। वक्फ बोर्ड के खाते में कुछ पैसे हैं नहीं। हाँ। और ये भी आरोप है कि उन्होंने काफ़ी घोटाले के जो ग्रांट मिला है, ग्रांट का हिसाब नहीं दिया। हिसाब न देने की वजह से फंड नहीं मिल रहा है। नहीं, आप लोगों की तनख्वाह तो ग्रांट में पहुंचाई गई थी ना। कहा जा रहा था कि ग्रांट से आप लोगों को ज़्यादा तनख्वाह दी जाएगी, आप लोगों को जो है वो तमाम चीज़ें दी जाएंगी। हाँ। इन्हें बेशर्मी का खिताब दीजिए, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए। मस्जिद मस्जिद जख्मी फिदाएं हो गई, तुझको भारी इमामों की तनख्वाहें हो गई। ये तमाम आइम्मा हजरात यहाँ आज ये एक नज्म लेकर आए और ये वो यहाँ पढ़कर सुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और अमानत पर खयानत का, पब्लिक को, आवाम को जवाब का। बर्बादी का हिसाब दीजिए। कारी मौलवी अयूब, किस तरह की बर्बादी का हिसाब मांग रहे हैं आप लोग? क्या आखिर वक्फ बोर्ड में ऐसा बर्बाद कर दिया गया, जबकि ये बात लगातार मैं पहले भी कहता रहा और अब भी अमानतुल्लाह खान की तरफ से, वक्फ बोर्ड के तमाम अधिकारियों की तरफ से, सेक्शन ऑफिसर जो अब सस्पेंड हो गए वो उनकी तरफ से ये कहा जाता रहा कि हमने लगातार जो है वो वक्फ की आमदनी अमानतुल्लाह खान के दौर में जब वो चेयरमैन हैं उस वक्त बढ़ी है ना कि घटी है। सर, हो सकता है आमदनी बढ़ी हो हाँ। और पता नहीं क्या क्या बढ़ा हो, हाँ। लेकिन जब आमदनी नहीं बढ़ी थी हाँ। और महदूद थी, हाँ। नॉर्मल थी, उस वक्त इतने हालात ख़राब नहीं थे हाँ। और इतने बुरे हालात नहीं थे। हाँ। आज किराएदारी भी आ रही है और ग्रांट पहले मैंने ये सुना है 1.5 करोड़ 2 करोड़ मिलती थी मुश्किल में, आज ग्रांट भी 70 करोड़ 100 करोड़ से ऊपर ग्रांट मिल चुकी है इनको। हाँ। वो कहाँ चली गई? आसमान में चली गई या उसको कौन ले गया, गायब हो गई, उसका कुछ पता नहीं है। आज इनका आखिरी दिन है। हाँ। इनका बोर्ड जितना ख़राब रहा है, इतना बोर्ड अमानतुल्लाह साहब का कभी कोई बोर्ड ख़राब नहीं रहा। ना तो इन्होंने जो है इतनी डिक्टेटरशिप चलाई, ना तो इन्होंने मेंबरों की मानी किसी की, ना इनकी किसी सीओ से बनी। जो भी सीओ आता था उसी को ये भगा दिया करते थे, उसकी शिकायत करते थे। कोई बोलता है, कोई मतलब कानून के लीगल तरीके से चलना चाहता है, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसको धमकियां देते हैं। मतलब ये समझते हैं जैसे कि मैं इसका मालिक हूँ, हाँ। सब कुछ मैं ही हूँ, आखिरी फैसला मेरा ही है। और आज जो ये हालात आए हैं इस तरह के, इसके जिम्मेदार केजरीवाल साहब भी हैं और जितने घोटाले के आरोप इन चेयरमैन साहब पे लगे, ये जेल भी गए, इनके ऊपर एजेंसियों की इंक्वायरी भी हुई है। इतने मतलब आरोप और इतने घोटाले के ये तमाम चीज़ें किसी भी चेयरमैन के साथ नहीं हुई। हाँ। न कोई चेयरमैन इस तरह जेल गया। हाँ। इसके जिम्मेदार सीएम साहब भी हैं। हाँ। कई बार जब इन पे इस तरह के आरोप लगे, इनकी शिकायतें आई, आपको क्या, आपकी पार्टी में कोई आदमी है ही नहीं दूसरा कि चेयरमैन आप उनको बनाए। हाँ। आप बार बार इन्हीं को चेयरमैन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं इस तरीके से? ऐसे हालात कभी भी नहीं आए वक्फ बोर्ड की तारीख में, जो है जिस तरह के हालात आए हैं। हाँ। और जितना वक्फ प्रॉपर्टी का नुकसान इनके ज़माने में हो रहा है, रोज़ाना कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ होती रहती है, ये कहीं बचाने के लिए नहीं पहुँचते। वो एक कुछ मीडिया वाले भी हमने देखा है, वो बजाय इसके के मतलब जो है इनसे सवाल करें या इनको जिम्मेदार ठहराए और को जिम्मेदार ठहरे, अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे। अमित शाह का क्या लेना देना? वक्फ बोर्ड अमित शाह के पास है या इनके पास है? हाँ। और वो उसको जमीयत वालों को जिम्मेदार ठहरे, जमीयत वालों के पास वक्फ बोर्ड थोड़ी है। जिम्मेदार ये है अमानतुल्लाह खान चेयरमैन, आप इनको ठहराओ। हाँ। वो कोई जाता है कुछ करने के लिए, पब्लिक का आदमी जाता है, कोई वकील जाता है, कोई अपनी तरीके से उस तक को दलील करके कहते थे हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है।
तो ये हालात है, ये कहीं नहीं पहुंचते जहाँ तोड़ फोड़ होती है, कुछ भी करते हैं। हाँ। इतना वक्फ के प्रॉपर्टी को, मसाजिद को, मज़ारात को इतना नुकसान कभी नहीं हुआ, और उन पर तलवारें लटकी हुई है आज भी। हाँ। ये कुछ नहीं करते लापरवाही से, बस सिर्फ ये पैसा हड़पने में लगे हुए हैं। हाँ। इनको पैसा चाहिए, पैसे से इनको लेना देना है, किसी चीज़ से मतलब पता नहीं है। इतनी किराएदारी आ रही है, हाँ। ये कहाँ जा रहा है। हाँ इमामों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही, बेवाओं को वजीफे नहीं मिल पा रहे। हाँ। वो मदरसा है, पहले सारे काम होते थे, एक सीओ होता था खाली, वो सारे काम कर दिया करता था। हाँ। यहाँ तक कि राना परवीन सिद्दीकी रही बेचारी, उसने जो है उसके पास कुछ नहीं था, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती थी, सिर्फ एक मेंबर उसके साथ था। जैसे तैसे करके उसने मतलब हालात को कंट्रोल में रखने की कोशिश करी, और इतने हालात जब भी खराब नहीं हुए, उसने जब भी कोशिश करी इतने हालात कभी खराब नहीं हुए। आज इनका आखिरी दिन है, हम ये समझते हैं इतना खराब दौर कभी किसी का नहीं रहा। और ये 7-8 साल जितने भी इनका टाइम गुजरा, हमारे लिए तो बहुत परेशानी रही। हाँ। हम में से हर आदमी कोई ना कोई नहीं, बीमार अभी है। आखिरी दिन आप कैसे, चलिए आज चेयरमैनशिप से आखिरी दिन है, लेकिन मैं तो कहता दोबारा हूँ ये उनको सिया बोर्ड दिन है का हमारे लिए, काला हाँ। दिन है आज का दिन ये है। हाँ। कोई अच्छा काम नहीं करा इन्होंने। आरिफ साहब हैं, उनका अलावा झूठ बोलने के, लोगों को डराने के, गुमराह करने के दूसरा कोई काम नहीं है। और हाँ। वो कोर्ट में गए, किसके कहने पे गए, चेयरमैन साहब के कहने पे, किसी और के कहने पे गए, वो बगैर इमाम के मशवरे के गए। उन्होंने किसी न कोई प्रेस में कोई ऐलान करा, हाँ। न कहीं ऐलान करा, न कोई मीटिंग बुलाई, न किसी इमाम से मशवरा लिया, और वो चले भी गए। हाँ। और वो पता नहीं क्या क्या कह रहे जी। कितने आइमा उनके साथ हैं इस पूरे मामले में? मुझे वो खुद ही अकेले नजर आते हैं। हाँ? मैंने तो एक भी नहीं देखा। हाँ? मौलाना कितने मौलाना उनके साथ इस वक्त, कितने इमाम उनके साथ हैं? भाई जब हमें नहीं पता, हमारे हिसाब से तो कोई भी नहीं उनके साथ में। हाँ। क्योंकि हम जितने भी यहाँ खड़े हैं, हाँ। किसी से भी आप पूछ लिए, कोई भी किसी से भी उन्होंने सलाह मशवरा या कहीं साइन किया हो या हमें बताया हो, हाँ। तो हमारे हिसाब से तो कोई भी नहीं। उन्होंने अपने आप, यानी वो खुद इमाम बनकर वो तमाम खुद इमामों की तरफ इमाम से बन चले गए गए, और चले तो गए। क्यों आप लोग उनके खिलाफ नहीं चले जाते, कोर्ट में जाकर एक अर्जी लगाते थे हमने कि ये हम इमामों की तरफ से नहीं है? हमने शायद 22 तारीख में जो है ना एक एप्लीकेशन दी थी, वही क्या हाँ। कोर्ट में जाने। असल वजह ये थी, देखो मैं आपको बताऊँ, हाँ। जहाँ तक मेरी सोच है, ये सारी एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है मामला। हाँ। वो ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने हाँ। ऐसे आदमी को यहाँ चेयरमैन बना के बिठाया, हाँ। जो मतलब एक तरीके से उसने ऐसी पॉलिसी चली जो आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है। हाँ। हम लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही? हाँ। इसलिए नहीं दी जा रही ताकि ये लोग भूखे मरे, इनको कहीं से कुछ मिलेगा नहीं, ये भाग जाएंगे। हाँ। जब वहाँ कोई रहेगा नहीं तो कौन बताएगा कि भाई यहाँ क्या हो गया। हाँ। अभी मामा भांजे पे मजार पे हुआ ना, हाँ, हमने भी दिखाया था वहाँ से। हाँ, तो वहाँ ये लगा ही नहीं। भाई अगर आपने एक एप्लीकेशन थाने में लगा दी हाँ। वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वक्फ बोर्ड के पास खुद इतनी पावर है, वो अगर चाहता इलीगल चीज को अपने आप हटा देता। हाँ। पहली बात, ये जो इतना स्टाफ बैठा हुआ है यहाँ, हाँ। ये बनने क्यों देता है इलीगल हाँ। वहाँ प्रॉपर्टी? मतलब सड़क को कब्जा करना या हाँ। सरकारी जमीन को कब्जा करना, ये होने क्यों देता है? हाँ। जो गवर्नमेंट को ये न बताए कि तुड़वाए हो, और अगर किसी ने बना भी ली तो फिर इनको खुद ही तोड़ना चाहिए। डीडीओ को या किसी को बुलाने की क्या जरूरत पड़ी है? हाँ। इनके पास इस्तीफा देना चाहिए। हाँ। तो ये हमारा मानना ये है कि इन लोगों ने जो है ना बर्बाद कर दिया, हाँ। और हम लोगों को आज सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। हाँ। मैं फिर यही कहूँगा हाँ। कि हमारी जो दिल की वो है, हाँ। वो ये है कि अल्लाह ताला इनको भी बर्बाद कर दे, जो जो इसमें वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने में मुलविस है। यानी आप तमाम लोग जो है वो जिस तरीके से आप लोगों को परेशान किया गया और वक्फ बोर्ड को बर्बाद किया गया, जी। उसके खिलाफ अब अगर आज अमानतुल्लाह खां चेयरमैन नहीं रहेंगे, आज के बाद दोबारा नया बोर्ड बनेगा, कब बनेगा, कौन बनाएगा? क्योंकि सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार का ये हक है और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, दोनों के बीच में एक बड़ी जो है वो तनातनी का मामला है। लेकिन जो है एलजी ने पहले ही जिद से हज कमेटी बनाई है, तो अंदेशा ये है कि एलजी इस कमेटी को बनाएंगे। तो क्या मालूम कि अमानत को वापस इस कमेटी में लाया जाए? हमें नहीं पता, अमानत आ जाए, खयानत आ जाए, कोई भी आ जाए, हाँ। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ। हम लोगों ने जो अहद किया है यहाँ, हाँ। वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का किया है। हाँ। सबसे पहली बात, हाँ। अगर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बचेंगी हाँ। तो हमें क्या मतलब रहेगा? कहाँ हम नमाज पढ़ाएंगे, कहाँ से हमें तनख्वाह मिलेगी? हाँ। सबसे पहला काम हमारा जो है ना, कोई भी चेयरमैन आए, हाँ। चाहे दोबारा अमानतुल्लाह आए, हाँ। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि अमानतुल्लाह ना आए। हाँ। बल्कि दुआ तो ये है कि जैसे उसने हमें परेशान किया ना आए। हाँ। लेकिन अगर बिल इत्तेफाक आ गए, हाँ। तो हम हत्तल इम्कान, हाँ। मैं यूँ नहीं कहता कि हम उनको वो कर देंगे, हाँ। लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि उनके
गलत काम की, उनकी हम जो है मुखालफत करेंगे जैसे अब कर रहे हैं। यानी आपका अगर ये पूरी बात हमारा का है, मैं सब हल का। निकालूं, आप लोगों की जो है कोई जाती लड़ाई अमानतुल्लाह खां से नहीं जाती है? लड़ाई नहीं, हाँ। हमारी लड़ाई सिर्फ इस वजह से है कि शायद हमें जो लग रहा है और पता लग रहा है, हाँ। उनकी वजह से आज हम सड़कों पे खड़े हुए हैं। हाँ वरना हमने शुरू में जब वो आए थे, हाँ। जब देखा कि हाँ भाई बहुत अच्छे आदमी है, सबकी जबान पे यही था हाँ। कि बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन आज हम लोग जो 15 सालों से, 27 सालों से, 50 सालों से मस्जिदों में नमाज पढ़ा रहे थे बराबर, हाँ। आज इनके दौर में 6-7 साल का दौर है। हाँ। आप मुझे याद नहीं रहा कि हमें कितनी बार अपनी तनख्वाहों के लिए सड़क पे आना पड़ा। हाँ क्या हमें इसीलिए रखा था हाँ। कि भाई हम अपनी तनख्वाह हासिल करने के लिए सड़क पे खड़े होंगे? हाँ। हमारा काम था नमाज पढ़ाना। हाँ उस काम से इस आदमी ने या इसकी पॉलिसी ने या इसके जो भी है, उन्होंने इस हालत में लाके हमें सड़क पे खड़ा कर दिया। हाँ। हम खुशी से नहीं आए सड़क पे, हाँ हमें मजबूर किया। मजबूरी क्या है भाई, हम्म, बगैर पैसे के कुछ भी काम नहीं होता। हम्म। सीधी सीधी बात है। हाँ। ना बच्चों की पढ़ाई, ना पेट का भाड़ा, कोई भी बगैर उसके नहीं होता। हाँ। ये मजबूरी है हमारे साथ यहाँ खड़े होने के। हाँ। हमें अगर ये शुरू में तनख्वाह दे देते, हाँ जैसे इन्होंने बार बार इनको अपने अमले को दी है तनख्वाह, हाँ। कभी 2 महीने की दे दी, कभी 1 महीने की दे दी, हाँ। क्या 18 महीने हो गए हमें एक भी वो नहीं मिल सकता? हाँ और ये जो लोग कहते हैं कि मस्जिद, बहुत सारी वक्फ बोर्ड की मसाजिद ऐसी जगह है जहाँ एक भी इंसान नहीं है। मुसलमान तो बहुत दूर की बात, इंसान भी नहीं है, हाँ तो वहाँ कहाँ से आएगा बताइए? हाँ जब हम 24 घंटे मस्जिद की हिफाजत कर रहे हैं, हाँ हर एतबार से कर रहे हैं। हाँ। आज का माहौल देखिए कितना खतरनाक हो गया। हाँ। हम अपनी जानों पे खेल रहे हैं। हाँ। इमामों के ऊपर हमले हो रहे हैं। हाँ। फिर भी हम मस्जिदों की हिफाजत कर रहे हैं। हाँ। मस्जिद के अंदर पड़े हुए हैं। हाँ। अपनी जान जोखिम में डाल के, बिल्कुल। अपने बच्चों को एक तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के, हम इसके तो हकदार नहीं है कि हमें ये तनख्वाह भी दे दे। हाँ बताओ बिल्कुल। आप। ये तमाम लोग लगातार एहतजाज शांति प्रिय तरीके से और मांग करते रहे कि सिर्फ हम लोगों की तनख्वाहें हमें दे दीजिए, हम मस्जिदों में बैठे हैं, लेकिन एक ना सुनी गई। और इन लोगों का लगातार ये एहतजाज रहा कि तहफ़्फ़ुज़ के जितने भी औक़ाफ़ हैं, मस्जिद, मदरसे, दरगाहें, सब को बचाया जाए। लेकिन इन लोगों का कहना है अमानतुल्लाह खां उस पर पूरी तरह से जो है वो फेल साबित हुए और वो कार्यकाल उनका दोबारा ना लौटे। ये लोग यही कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त सोशल मीडिया पर इन लोगों द्वारा लिखी गई वो नज़्म जो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें अमानतुल्लाह खां से बर्बादी का हिसाब मांगा जा रहा है, उनके ईमान की जांच की जा रही है, उन पर ख़यानत और वक्फ बोर्ड के मुलाजिम इन इमामों की क्या दुश्वारियाँ रहीं और मस्जिदों को क्यों आखिर आपने इस हाल पर ला खड़ा किया, दरगाहों पर बिल्डोज़र चलवा दिया। तमाम बातें जो हैं उस नज़्म में शुमार हैं। कोशिश करूँगा कि आपको अलग से दिखाऊं। और इन लोगों का ये भी कहना है जो हाई कोर्ट में केस कराया गया है वो एक साजिश है, और उस साजिश में कहीं ना कहीं चेयरमैन का भी हाथ है। आरिफ कासमी इन्होंने ये केस डाला है, उसके साथ कोई भी इमाम जो है वो नहीं है, इन लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन फिर भी अगर इमामों की तरफ से जो है वो केस डाल दिया गया है तो क्यों आप उसकी हाई कोर्ट में खड़े होकर मुखालिफत नहीं कर देते? करेंगे, हम मशवरा करें इंशाल्लाह। हम गए भी थे हाई कोर्ट में, लेकिन हमें पता चला कि तारीख वो फाइनल हो चुकी। हाँ और आरिफ साहब ने एक बात ये भी कही है हाँ। कि आने वाली 13 तारीख से पहले पहले तनख्वाह आ जाएगी। हाँ। इस बात को आप भी नोट कर लेना हाँ। कि आने वाली 13 तारीख से पहले पहले अगर तनख्वाह आ गई हाँ। तो हम जब मान जाएंगे, नहीं तो तनख्वाह आने का कोई सवाल नहीं है। वो इमामों को गुमराह करे इस बात को लेकर, हाँ। नहीं आ सकती मुस्तफ़ा मंसूरी भी इस वक्त हैं जो तमाम वक्फ बोर्ड के मसाइल को लेकर उठा रहे हैं। इन आइम्मा हज़रात को मालूम भी नहीं और इनके लिए केस डाल दिया गया। क्या गुत्थी को सुलझाना जा रहा है या फिर उलझाने की कोशिश की जा रही है? सर, मैं मिशन शेप कॉन्स्टिट्यूशन से हूँ, जो हाँ। महमूद प्राचा जी ने बना रखा है। हाँ। और वक्फ बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत की जाए, उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रखी है। हाँ। उसमें हम लोग काम करते हैं। उन आइम्मा हज़रात को भी लेने की कोशिश की गई थी, क्या रहा वो? इनकी तनख्वाहों के बीच में भी आने की बात जो है वो आपके सदर जो हैं सेफ मिशन शेप कॉन्स्टिट्यूशन के महमूद प्राचा, वो कहाँ रह गए? वो महमूद प्राचा जी देखो शुरू से ही इनके साथ आए हैं। हाँ। जो पहले दिन से ये धरने पे बैठे थे, जब से वो इनका साथ दे रहे हैं। हाँ। और हम लोग, मैं स्पेशली हर इनके रोज इनके साथ रहता हूँ। हाँ। और हमारे ये इमाम में सर के ताज हैं। हाँ। आज इनकी ये पोजीशन हो गई कि लेकिन बेचारे ये सर रोड के पे ताज बैठे हुए तो हैं। पिछले 17 महीनों से हैं, यहीं पर खड़े हैं बेचारे, मजबूर, लाचार, तमाम बातें
खाने को नहीं, पीने को नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, स्कूलों की फ़ीस भरने के लिए नहीं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर वो आवाम जो इस वक्त सोई पड़ी है। और हाल ही में जो अभी मौलाना महफूज बता रहे थे कि ये अपनी जानों की बाजियाँ खेलकर ऐसी मस्जिदों में भी तैनात हैं जहाँ मौजूदा हालात जो पूरी तरह से मुल्क के बिगड़े हुए हैं उसमें भी अपनी ड्यूटियों पर तैनात हैं। ये हकीकत है। हाँ। ये अपनी जानों पे खेल के अपनी हमारी जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की हिफाजत कर रहे हैं। हाँ। और हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी हिफाजत करें। हाँ। और आवाम से भी मेरी दरख्वास्त है कि इनका साथ दें कब तक पूरा। ये दरख्वास्तें चलती रहेंगी, कब तक? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके मुतालिक के जो एक कोर्ट केस जैसे होता है या कोई हाँ। चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आरिफ कासमी ने इनके बगैर, क्योंकि आप मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन तमाम उनका महमूद पराचा का कहना है कि अदालती लड़ाई है वो लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई। आरिफ कासमी ने इनके ही बगैर पूछे जाकर इनके ताल्लुक से हाई कोर्ट में मामला ले जा फंसाया। अब इसमें क्या मदद आप लोग इनकी कर सकते हैं? हुआ ये था कि एडवोकेट महमूद पराचा जी ने हाँ। इनका केस ले आके माइनॉरिटी कमीशन में दिया। हाँ। और माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन ने हाँ। उन्होंने ये कहा कि हम इनकी तनख्वाह जल्द से जल्द करा देंगे, ये आप निश्चित रहिए। हाँ। और वकील साहब एज ए वकील एडवोकेट बनकर गए थे वहाँ पर इनकी तरफ से, और उनको पूरा जो है इसका वादा करा गया था कि इनकी चंद दिनों में ही इनकी तनख्वाह मिल जाएगी। हाँ। अब जब माइनॉरिटी कमीशन ने ये बात कह दी हाँ। तो उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन ने और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने आकर इसको केस को उलझाने के लिए हाँ। उन्होंने अपने एजेंट से, वो हाँ। इमाम नहीं है, हाँ। वो अमानतुल्लाह का एजेंट है। हाँ। और एजेंट वो आज तक यहाँ इनके, अगर उसकी तनख्वाह रुकी हुई थी तो ये हाँ। धरने पे क्यों नहीं आया? हाँ। ये इतने इमाम, ये वो कह रहे 20 आदमी है, कम से कम 100 इमामों की लिस्ट मैं दे दूं, फोटो मैं दे दूंगा। हाँ। वो लिस्ट देख ले और हमारे जो है वो देख ले। हाँ। अब वो उसने केस को फंसाने के लिए चेयरमैन के कहने पर वो सिर्फ 2 आदमी हाँ। वो हाई कोर्ट इसलिए गए हैं हाँ। ताकि इनके जूते घिस जाएं कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते, क्योंकि कोर्ट में आप जानते हैं कि कोई एक दिन में तो ऑर्डर यानी इन लोगों को तनख्वाहें ना मिले, मामले को फंसाया गया है। तो क्यों ये तमाम लोग, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन से वहाँ से ऑर्डर होते हाँ। हैं। कमीशन एक पावरफुल है और वहाँ हाँ। से अगर कलम से ये लिख दिया जाता हाँ। कि इनकी तनख्वाह दी जाए तो इनको तनख्वाह मिल जाती। उस केस को फंसाने के लिए इसको एजेंट को वहाँ पर हाई कोर्ट में भेज दिया, और वो अल्लाह माफ करे वो झूठ बोलता है। हाँ। इमाम होकर झूठ बोल रहा है। हाँ। उसने कहा है कि 13 तारीख को ऑर्डर हो गए। हाँ। ये मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर है जो उसने सिर्फ अभी तारीख लगी है, कुछ उसमें ऑर्डर नहीं हुए। हाँ। पहली तारीख में ऑर्डर कर देगा जज। जब हाँ। जब तक सुनवाई नहीं होती है, हाँ। 10 आर्गूमेंट्स होते हैं, सुनवाई होती है, पूरा हाँ। प्रोसीजर होता है, जब जाके ऑर्डर करेगा। हाँ। पहली तारीख में वो झूठ बोल रहा है मस्जिद में बैठ के हाँ। कि इनको 13 सितंबर को तनख्वाह मिल जाएगी। हाँ। हाई कोर्ट के ऑर्डर हो गए। मैं ये कह मेरे रहा पास ऑर्डर हूँ है। जब अक्सरियत इन लोगों के पास है, ये ऑर्डर मैं जरूर देख लूंगा। जी। आपके जो बात कह रहे हैं आप बता ही रहे हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं, और बिल्कुल प्रोसीजर जो है उसी के तहत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे रिपोर्ट मांगी जाएगी, उसके बाद जो है वो अगली तारीख दी जाएगी और फिर फैसला किया जाएगा कि आखिर तनख्वाह कब दी जाएगी और कब नहीं दी जाएगी। सवाल इस बात का अक्सरियत इन तमाम आइम्मा हज़रात के पास है जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो आखिर आरिफ कासमी कौन होते हैं इन तमामों का चहीते बनने वाले कि हाई कोर्ट पहुँच गए, क्यों ये लोग दाखिल खारिज नहीं कर देते? वो एजेंट हैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड के। हाँ। वो इमाम नहीं है, वो एजेंट है। हाँ। वो एजेंट अगर वो उसको हमदर्दी होती तो मैं इनके आपसे साथ पूछ खड़ा रहा हुआ हूँ होता। इनकी तरफ से क्या एक हाई कोर्ट में दाखिल खारिज की जाएगी कि उसको खारिज किया जाए? हम तमाम इमाम नहीं। इसमें होता क्या है, हाँ। इसमें होता ये है कि जब कोर्ट में कोई भी जा सकता है, कोर्ट सबके लिए खुला हुआ बिल्कुल। है। हाँ। वो सुनवाई करते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों के नाम पर आप गए आरिफ कासमी, उन्होंने कहा कि तमाम इमामों की तरफ से, तो आखिर ये इमाम तो कह रहे हैं कि हम उनके साथ है ही नहीं। ये इमाम उनके साथ है ही नहीं। हाँ। और ये हम तो अपनी अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे। हाँ। और हमें कोर्ट से नहीं, हमें वक्फ बोर्ड से तनख्वाह चाहिए। वक्फ बोर्ड हमें तनख्वाह देगा। जैसे सालों से इनको तनख्वाह मिल रही थी, जो आमदनी अपनी हमारे वक्फ बोर्ड की है। हाँ। आमदनी में तो दे सकते हैं वो। हाँ। हमें जैसे पहले तनख्वाह मिल रही थी, हमारे इमामों को वैसे ही पुराने तरीके से तनख्वाह दी जाए। हम ग्रांट पे नहीं जाएंगे। हाँ। कोर्ट में पहले ही ऑलरेडी केस चल रहा है। हाँ। और कोर्ट ने ये कह दिया कि इमामों को, पंडितों को तो सरकार तनख्वाह नहीं देगी। हाँ। जब सरकार तनख्वाह नहीं देगी तो फिर ये कोर्ट कैसे दिला देगा? हाँ। फिर तो कल को सरदार के लोग जो है उनके हाँ। धर्मगुरु खड़े हो जाएंगे। हाँ। पंडित लोग धर्मगुरु खड़े हो जाएंगे कि हमें भी तनख्वाह दो सरकार से। हाँ। सरकार से तनख्वाह नहीं मिलेगी। कोर्ट हमेशा इनको जो है जलील करके भगा आप देगा। क्या दिखा रहे हैं? और आप आएगा मुफ्तियों को यहीं क्या- से कोर्ट यहाँ पर। हाँ। यहाँ से हमें तनख्वाह मिलेगी इंशाल्लाह। हाँ। आज से 6 महीना पहले हाँ। जुमा के दिन वक्फ बोर्ड में इमामों की मीटिंग हुई थी हाँ। चेयरमैन के साथ।
जिसमें ये मुशर्रफ भी साहब भी थे हाँ। और सईद साहब भी थे। हाँ। तो उन्होंने हमारी उनसे बात तनख्वाह के सिलसिले में बात हुई, तनख्वाह के सिलसिले में बात हुई थी कि तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है। हाँ। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ। मैंने कहा चेयरमैन आप है, गलती किसकी, कैसे दूसरे पर टालने हैं। हाँ। आप नहीं टाल सकते, आपकी जिम्मेदारी है कि आप तनख्वाह दीजिए, हाँ। है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझ पर मुकदमा करो, है ना। तो मैंने मुकदमा किस पर करो, उन्होंने कहा मुझ पर करो। हाँ। फिर मैंने कहा तनख्वाह तो मिलनी नहीं, खाने के दिलाने पड़ रहे हैं, तो वकील के पैसे कहाँ से लाएंगे। उन्होंने कहा वकील मैं दूंगा। आज से 6 महीना पहले जब यहाँ ऑफिस के अंदर बात हो रही थी, यहाँ पर कारी आरिफ भी मौजूद थे और सिराज अहमद में साजिद रशीदी भी साहब थे, हाँ। और ये मौलाना भी थे और मौलाना सईद भी थे। तो हम लोगों ने इस बात से इत्तेफाक नहीं, हम मुकदमा नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही वकील दे रहे हैं, आप ही करें, मुझ पर मुकदमा करो, जरूर न कोई साजिश हो सकती है। अगर मुकदमा करना था कारी आरिफ साहब सबको 6 महीना पहले करते, जब ऑफिस में जब कह रहे थे चेयरमैन साहब की मुकदमा करो, हाँ। उस वक्त मुकदमा नहीं किया। आखिर लास्ट में जबकि आप आज जा रहे हैं चेयरमैन साहब, तो आपने 10 दिन पहले मुकदमा क्यों किया। इसमें जरूर साजिश है, और हमने वक्फ बोर्ड को लिख कर दिया है कि ये कारी आरिफ ने जो कुछ मुकदमा किया है, हाँ। उस मुकदमा से हम लोगों को लेना देना नहीं, बगैर मशवरा के किया है। इमामों का कोई रब्ता ज़ब्ता उससे नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ। ना इमामों के वो रहबर है, कुछ भी नहीं है, वो ना नुमाइंदा इमामों का है। हम लोग इमाम खुद ही अपना मुकदमा लड़ने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम खुद मुकदमा लड़ लेंगे। आप भी कुछ कह रहे थे मौलवी मुशर्रफ। मैं यूँ कह रहा था, ये हम लोगों के बगैर मशवरे के मुकदमा किया उसने। हाँ। ये जो हमने दी है हाँ। अभी 4 दिन पहले, हाँ। इसमें 40 लोगों के साइन है, और वो साइन भी हमने जमा कराए हैं। हाँ। जो वो ये कह रहे हैं ना कि 2-4 आदमी है, वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ। हम 2-4 आदमी नहीं, अब वो सामने लाए ना कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मुकदमे पे तुम्हारी साइन किए। हाँ, ऐसा तो नहीं हाँ। 289 में से पीछे से कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा हो। नहीं तो वो सामने लाए। हाँ। हमें भी तो पता लगे, हम भी सपोर्ट कर देंगे भाई। अगर हमारे सामने आए कि अक्सरियत उनके साथ में है तो हम भी चले जाएंगे। हाँ। अगर इसी में फायदा नजर आता हो। हाँ। लेकिन हमें फायदा नजर आता नहीं। पहले से ही हमें वक्फ बोर्ड की आमद से तनख्वाह मिलती थी, हाँ। पहले से। हाँ। आपकी बात नहीं कर रहा मैं। हाँ। हमें जो ये ग्रांट से जोड़ा, सरकारी पैसे से जोड़ा गया, ये बिल्कुल गलत है। हमें सरकारी पैसा नहीं चाहिए। हाँ। उसकी वजह ये है, हम सरकार का काम नहीं करते, हम उम्मत मुस्लिमा का काम करते, नमाज पढ़ाते। कल हमको सरकारी नौकर हो गए तो सरकार हमें यूँ कहेगी, नहीं जी आप, तुम्हारी इलेक्शन में ड्यूटी है, नमाज हो या ना हो, हाँ। जुमा हो या ना हो, आज जो है ना जनगणना में तुम्हारी ड्यूटी है। सरकारी मुलाजिम को तो वो कहीं भी भेज सकते हैं। हाँ। हम सरकारी मुलाजिम नहीं है, हमें सरकारी पैसा चाहिए ही नहीं। यानी आप वक्फ बोर्ड से ही अपनी हम तनख्वाह का अपनी मुतालबा आमद करते हैं। से चाहिए। हाँ। बिल्कुल। फिलहाल मैं अगर आप तमाम लोगों को वक्फ बोर्ड के बाहर से दिखाने की कोशिश करूं तो ये तमाम इमाम पिछले 17 महीनों से लगातार मुसलसल, और हमने भी कोशिश की है कि इनकी आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारी तरफ ना तो कोई देख रहा है ना सुन रहा है, यहाँ तक कि कोई अब कर्ज देने को भी राज़ी नहीं है। पहले भी इस बात को देते रहे हैं। कई आइम्मा हज़रात बीच बीच में उनकी वीडियोस, फोटोज़, हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर लगातार मिलती रही, लेकिन मजबूर, लाचार ये नायब रसूल जिनको कहा जाता है, लगातार एहतजाज करते रहे। किसी एक ने एक इनकी ना सुनी, बल्कि इल्ज़ामात, तहमत लगातार जो है वो लगाई जाती रहीं। अब आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान, जो पिछले 7 सालों से लगातार चेयरमैन हैं, बीच में कुछ वक्त के लिए उनको हटा दिया गया था और उसके बाद वापस अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन चुना गया। अब आज उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और इन लोगों का मुतालबा है कि आगे जो नया चेयरमैन आएगा, इनको उम्मीद है कि शायद उसमें कोई ना कोई चीज़ें बदलाव हों और वो आकर इनकी सुने, वक्फ के औकाफ को, तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत करे, उनका ऐसा मानना है। लेकिन वाकई ये काबिल गौर है, आखिर ये इमाम कब तक इस तरह से सड़कों पर बैठे रहेंगे? इनको देखेगा कौन? इनकी तरफ इनके बच्चों के कौन ख्याल करेगा? ये तमाम चीज़ें ज़रूर जो हैं वो गौर, काबिल गौर हैं, लेकिन कोई गौर करने वाला नहीं, जैसा कि मैंने कहा। और आवाम की कहना ही क्या, जो तमाम मामलों पर खामोश रहे। तो ये आइम्मा भला क्या चीज़ है? जब जिस पर पड़ती है वही उसका एहतजाज करता है। जब इन तमाम कर्मचारियों पर, वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों पर पड़ी, उन लोगों ने एहतजाज किया, आइम्मा हज़रात एहतजाज कर रहे थे। और ये एक नई दलील आज इमाम बता रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि पक्की बात है, जाते जाते चेयरमैन अमानतुल्लाह जितने भी वक्त के कर्मचारी थे उन तमाम को तनख्वाह दिलाकर जा रहा है। और कहाँ से दिलाकर जा रहे हैं? कुछ एहसान जाते जाते इन तमाम आइम्मा हज़रात की तरफ कर जाते हैं, दुआ ही ले जाते हैं, इनकी दुआ ही ले जाते हैं। हाँ, उन्हें बेशर्मी का खिताब दीजिए, हाँ, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए, हाँ, मस्जिद जख्मी फज़ाइल हो गई,
तुझको भारी इमामों की तनख्वाहें हो गई। अमानत खा अपने ईमान की जांच कीजिए, जाइए आवाम को जवाब दीजिए, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए। आइम्मा जो गरीब थे हकीर हो गए, चेयरमैन तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो गए। अपनी बेज़मीरी का खिताब दीजिए, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए। इन्हें बेशर्मी का खिताब दीजिए, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए। दिल्ली फसाद के चंदे की किताब दीजिए, खुद को ACB और ED को जरा मात दीजिए, देखें CBI को भी नाप दीजिए। यूं ग्रांट के नाम पे कमाई कीजिए, जेब है आवाम की सफाई कीजिए, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए। लूट के यतीमों को भलाई कीजिए, कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, मदरसे के वजीफे को काट दीजिए, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए। कैसी देखो रकमें खा गए, बेचकर स्कूल पे दुकानें खा गए, मार कर गरीबों का हक करोड़ों खा गए। इन्हें बेशर्मी का खिताब दीजिए, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए। कैसी बदनज़मी तुम करते चले गए, CEO को भगा कर फख्र करते चले गए, आइम्मा को सता कर नाइंसाफी करते चले गए। अपने इस तकब्बुर का जवाब दीजिए, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए। कुछ मेंबरान वक्फ बोर्ड को बदनाम कीजिए, कुछ मेंबरान वक्फ बोर्ड को शाबाश दीजिए। अपनी सिक्योरिटी का हिसाब दीजिए, अपने किरदार व अमाल को ठीक कीजिए। कितने बेहिस हैं आप, इख्तिदार छोड़ दीजिए, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए। जोरो जबर जुल्म सितम छोड़ दीजिए, आइम्मा की अमानत और अपनी खयानत छोड़ दीजिए। यतीमों बेवाओं और मिस्कीनों को जवाब दीजिए, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए। बर्बादी की जड़ प्राइवेट स्टाफ को निकाल दीजिए, निशाब के खजाने की तलाशी लीजिए, रजिया के हिसाब को भी जांच लीजिए। LG को अपना इस्तीफा सौंप दीजिए, वक्फ बोर्ड की बर्बादी का हिसाब दीजिए। खुद को बेशर्मी का खिताब दीजिए। फ़िलहाल ये तमाम आइम्मा हजरात सुनिए आपने इस नज़्म में, चाहे वो वक्फ के अधिकारी हों, मेंबरान हों, शाबाशी और उनकी तरफदारी करने को लेकर इन तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें इसमें मौसूल की हैं, इसमें तमाम चीज़ें लिखी हैं। हिसाब मांग रहे हैं, ईमान की जांच करा रहे हैं, आखिर इतनी गहरी बातें लिख रहे हैं, वजह क्या है ये तो सब जानते हैं। और अमानतुल्लाह खां चेयरमैन, उनको भी इन तमाम आइम्मा हज़रात जैसा कि ये कह रहे हैं कि वक्फ के तमाम कर्मचारियों को तनख्वाह दी गई है, तो आखिर इनको भी कुछ क्यों नहीं दी गई। इन लोगों का भी बिल्कुल सवाल जो है वो जायज़ बना हुआ है। तमाम आरोप और इल्ज़ामात तो लगातार इस बोर्ड पर विवाद जो है वो लगातार बना रहा है, लेकिन काबिल गौर ये रहा कि ED आई, CBI, ACB तमाम आए, लेकिन जो कुछ था वापस हरी झंडी देकर गए। क्या ये लोग सही हैं या फिर वो पक्ष जो दूसरे दहाने पर खड़ा है, जिसमें चेयरमैन अमानतुल्लाह खां, पूरा वक्फ बोर्ड का अमला है। और आखिर इन लोगों का एक सवाल इस ग्रांट में, इस नज़्म में ये भी है कि आखिर क्यों इन लोगों की तनख्वाह ग्रांट से दी जाए, ग्रांट में क्यों लेकर गए, आखिर क्या वजह थी, क्या वजूहात थी। तमाम सवालों के घेरे में जो लगातार हम पूछते रहे, उसी दौर में अमानतुल्लाह खां चेयरमैन आज अपने इस वक्फ बोर्ड की चेयरमैनी से नीचे चले जाएंगे और वापस अब एक नया बोर्ड बनाया जाएगा और उससे कुछ नई उम्मीदें इन लोगों को शायद जगेंगी या नहीं, ये वो बोर्ड देखकर ही बता पाएंगे। आप तमाम लोग देखते रहिए द बेयर पॉइंट न्यूज़। जमीयत उलमा हिंद दिल्ली के सदर मौलाना आबिद साहब भी यहाँ पहुँचे। इमामों का आज ये धरना है और अमानतुल्लाह खां का आज जो है वो चेयरमैनशिप का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। मौलाना लगातार 17 महीने की तनख्वाह हो गई, लेकिन तनख्वाह नहीं मिली और अमानतुल्लाह आज अपने कार्यकाल भी पूरा कर रहे हैं। असल में ऐसा है, वक्फ बोर्ड के साथ पहले से ही अलमिया हो रहा है जी, और अलमिया ये है
कि वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। जब से अमानतुल्लाह चेयरमैन हुआ, ज़मीनों की खुर्द-बुर्द और इसी तरीक़े से जो पैसा ग्रांट आती है उसकी खुर्द-बुर्द और वक्फ बोर्ड के पैसों को सियासी तौर पे इस्तेमाल करना, इलेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना, ये सारी वजूहात हैं। जिस वक्त प्राइवेट इमामों को तनख्वाह दी गई, हम उसके भी मुखालिफ थे कि वक्फ बोर्ड के जो मुस्तकिल मुलाजिम हैं उन्हें तनख्वाह दी जानी चाहिए, बाकी दीगर को नहीं। अब आलम ये हो गया कि 17 महीने इन्हें हो गए और जो बेवाएँ हैं उनका वजीफ़ा नहीं जा रहा है, जो मुस्तकिल जाया करता था। और इनकी तनख्वाहों से वो जो तनख्वाह मिलती थी वो किराएदारी से मिलती थी। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं किराए पे हैं, वो किराया आता था, उनसे इनकी तनख्वाहें मिल जाती थी, कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। अब वो पैसा अपने निजी आदमियों के लिए इस्तेमाल करना और सियासी तौर पे इलेक्शनों पे इन तमाम चीज़ों पे इस्तेमाल करना, यकीनन इनकी तनख्वाह नहीं जाएगी। अभी तक ये कहा जा रहा था कि अमानतुल्लाह खां की तमाम लापरवाही, बेतरतीबी जो है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब नए बोर्ड का गठन होगा और नया चेयरमैन कोई ना कोई मिलेगा, तो उनसे क्या उम्मीद और क़यास आप लोग लगा रहे हैं? देखो, हमें इससे बहस नहीं है कि चेयरमैन कौन बने। बहरहाल अमानतुल्लाह जब से चेयरमैन हुआ और आज तक वक्फ बोर्ड में खुर्द-बुर्द का मामला चलता रहा। अब यकीनन ऐसे करप्ट आदमी को वक्फ बोर्ड में दोबारा लाया जाए, ये तो गैर मुमकिन सी बात है। और इसे सीएम को भी देखना चाहिए और गवर्नर को भी देखना चाहिए, क्योंकि आजकल गवर्नर के हाथ में ही तमाम पावर हैं। और गवर्नर को ये भी देखना चाहिए कि ये 17 महीने से परेशान हैं, जिनका ज़रिया माश यही तनख्वाह है। और 17 महीनों से ये तनख्वाह ना मिले तो उसका हाल क्या होगा। और गवर्नर खुद अपने पे कयास करे कि 17 महीने से उसे खर्च ना मिले गवर्नर को, तो उसके घर का हाल क्या होगा। लेकिन इस पूरे मामले में 17 महीने से आखिर क्यों इन आइम्मा हजरात ने गवर्नर से एक भी बार मुलाकात नहीं की? मेरा अपना ख्याल ये है कि गवर्नर ने शायद इन्हें वक्त नहीं दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अमानतुल्लाह के ख़ास आदमी माने जाते हैं, अमानतुल्लाह उन्हें चुपचाप पैसे दे देता है और वही गवर्नर और सीएम से मिलते हैं। लेकिन क्यों जमीयत अपने साथ लेकर गवर्नर से नहीं मिल लेती? जमीयत तो मिल सकती है गवर्नर से। देखो, जमीयत का मामला ये है, जमीयत इनके रोज़ अव्वल से साथ है। और जब भी इन्होंने आवाज़ दी है हम इनके साथ खड़े रहे। आज इन्होंने गवर्नर से मिलने की या सीएम से मिलने की ख्वाहिश की है, तो इंशाअल्लाह पूरा वफ्द जा करके गवर्नर से भी मिलेगा, सीएम से भी मिलेगा। यानी आगे इन तमाम आइम्मा हज़रात को ले जाकर जो है वो जमीयत अपने साथ ले जाकर मिलवाएगी, दिल्ली के गवर्नर से भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी। चलिए, शुक्रिया। वक्फ बोर्ड के एक इमाम आरिफ कासमी ने भी जो है दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है तनख्वाह को लेकर, हाल ही में 8 दिन पहले। और वो भी पिटीशन तब लगी जब अमानतुल्लाह खां का चेयरमैनी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि कासमी लफ्ज़ इसके सामने लगना ही नहीं चाहिए। आइम्मा इमाम है, वो भी ज़बरदस्ती इमाम है वो। और ये तमाम काम अमानतुल्लाह के इशारे पे करता है। आरिफ कासमी आरिफ कासमी को क्या जल्दी आ गई थी कि बग़ैर किसी के मशवरे के, चेयरमैन के कहने से वो कोर्ट गए। और कोर्ट में जाके तो इनके मामलात को और फंसाना है। लेकिन उनको अगर कोर्ट पहले से जाना था तो 17 महीने का ये लंबा एक अरसा हो गया, पहले से क्यों नहीं? 11 महीने पहले गुजर चुके हैं। 11 महीने के बाद इन्हें तनख्वाह मिली थी। तकरीबन 28 महीने का पूरा मामला है। तो कुछ नहीं, किसी से कोई मशवरा नहीं। मैं तो ये समझता हूँ ये बेअक्ली की बात है। और अमानतुल्लाह के इशारे पे ये काम हो रहा है।
अमानतुल्लाह खुद बचना चाहता है। हाँ, यानी जाते जाते इन आइम्मा को फंसाना। अमानतुल्लाह ने पहले अपने ऊपर से टालने के लिए गवर्नर को इस्तेमाल किया कि गवर्नर पैसे रिलीज कर रहा। हाँ, कभी सीएम को हाँ, इस्तेमाल किया अपने आप बचने के लिए। हाँ, अमानतुल्लाह अपने खास लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं रुकती? हाँ, उन्हें क्यों दी जाती है? हाँ, जो प्राइवेट लोग इन्होंने कोई सिक्योरिटी में रख रखा है, कोई किसी तरीके से रख रखा है, हाँ, उनकी तनख्वाह अब तक क्यों नहीं रुकती? हाँ, और ये मुस्तकिल इमाम हैं, हाँ, जिनका ये हक है, उनको 17 महीने से अब तक तनख्वाह नहीं दी जाती। हाँ, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इन्होंने हमेशा उलझाने का काम किया है। यानी आरिफ उलझाने कासमी का ने काम। साजिश के तहत तमाम आइम्मा हज़रात की तनख्वाहों को उलझाने का काम जाते जाते यहाँ किया है। बिल्कुल किया है।